वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉन मिल्टन के ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस एमसीक्यू सीरीज का सेकेंड पार्ट। पिछले पार्ट में आपने पैराडाइज लॉस्ट के बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखे हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इस एपिक यानी कि इस ग्रेट एपिक का कोई भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही याद हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 31 इज हाउ पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन बिगन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को कैसे शुरू किया है? इन मीडियास रेस, इन मीडियास केस, इन फ्लैशबैक या फिर इन मीडियास प्रॉस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन मीडियास रेस। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को इन मीडियास रेस से शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज इन मीडियास रेस स्टैंड्स फॉर। इन मीडियास रेस का क्या मीनिंग होता है? इन द लास्ट ऑफ थिंग्स, इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, इन द मीडिया या फिर इन द आर ऑफ मीडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, यानी कि चीजों के बीच में से। क्वेश्चन नंबर 33, which book of Paradise Lost opens at the end of the battle between gods and Satan's armies? गॉड एंड शैतान की आर्मीज के बीच एक बैटल हुआ था। उस बैटल का जब एंड होता है उस पॉइंट से, यानी कि बैटल के एंड वाले पॉइंट से पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक शुरू होती है? बुक 1, बुक 2, बुक 4 या फिर बुक 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुक 1। गॉड एंड शैतान की आर्मीज के बीच में जो बैटल हुआ था, जब वो बैटल एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उस पॉइंट से पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 शुरू होती है, यानी कि ये एपिक शुरू होता है। और इसी टेक्निक को बोलते हैं इन मीडियास रेस, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी जो है वो जब पैराडाइज लॉस्ट एपिक शुरू होता है तो वो शुरू से शुरू नहीं हुई है। वो गॉड एंड शैतान की आर्मी में जो बैटल हुआ था उस बैटल के एंड पॉइंट से शुरू होती है। बाद में शुरू वाली जो स्टोरी है वो चलती है फ्लैशबैक में, और इसी लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं इन मीडियास रेस, यानी कि कहानी बीच में से शुरू होती है और बाद में जो मेन स्टोरी है वो सुनाई जाती है फ्लैशबैक में। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखे हैं, जैसे कि कुछ कुछ होता है, 3 इडियट्स, शोले। ये बहुत ही फेमस मूवीज़ हैं हमारे बॉलीवुड की। इन तीनों ही मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो मेन कहानी है वो बीच में फ्लैशबैक में सुनाई जाती है, यानी कि शुरू से कहानी शुरू नहीं होती है, जो मेन स्टोरी है वो बाद में कोई सुनाता है। इस तरह की लिटरेरी टेक्निक जो होती है, जो कि लिटरेचर में यूज़ की जाती है, उसे कहते हैं इन मीडियास रेस। क्वेश्चन नंबर 34, हु बिगिंस द एपिक पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एपिक को कौन शुरू करता है, यानी कि स्टार्टिंग की जो स्पीच है पैराडाइज लॉस्ट की वो कौन बोलता है? एडम, मिल्टन, सैतन या फिर क्राइस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल्टन। एपिक पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन शुरू करते हैं हेवनली म्यूज के ब्लेसिंग्स से, यानी कि वो हेवनली म्यूज़ की प्रेयर करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं अपने एपिक को अच्छे से लिखने के लिए, अपने एपिक को अच्छे से
प्रेजेंट करने के लिए। तो पैराडाइज लॉस्ट एपिक शुरू करते हैं मिल्टन हेवनली म्यूज की इनवोकिंग से। क्वेश्चन नंबर 35 इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 टू whom मिल्टन रेफर्स एज ग्रेटर मैन। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में मिल्टन ने किसे ग्रेटर मैन कहा है? एडम, सैतन, मॉसेस या फिर क्राइस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को मिल्टन रेफर करते हैं एज अ ग्रेटर मैन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन विच माउंटेन यरूशलेम वॉज बिल्ट। यरूशलेम कौन से माउंटेन पर बना हुआ था? सियोन, ओरेब, सिलोआ या फिर सेयोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियोन। यरूशलेम जो बसा हुआ था वो सियोन माउंटेन पर बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 विच स्ट्रीम फ्लोज इन द वैली ऑफ हिन्नोम। हिन्नोम की फेमस घाटी में कौन सी स्ट्रीम बहती है? सियोन, ओरेब, सिलोआ या फिर सेयोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलोआ। सिलोआ जो स्ट्रीम है वो हिन्नोम की वैली में बहती है। क्वेश्चन नंबर 38 टू whom गॉड गेव द लॉ ऑन अ होली माउंटेन। गॉड एक होली माउंटेन पर किसको लॉ देते हैं? क्राइस्ट, एडम, मॉसेस या फिर डेविड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉसेस। गॉड मॉसेस को एक लॉ देते हैं एक होली माउंटेन पर। क्वेश्चन नंबर 39 विच गॉड गेव मॉसेस द लॉ ऑन अ होली माउंटेन। होली माउंटेन पे गॉड मॉसेस को एक लॉ देते हैं। तो कौन से गॉड मॉसेस को लॉ देते हैं उनका नाम हमें आइडेंटिफाई करना है। जोव, यहोवा, क्राइस्ट या फिर टाइटन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहोवा। यहोवा जो है वो हिब्रू रिलीजन के गॉड माने जाते हैं, यानी कि मेन गॉड माने जाते हैं। तो गॉड यहोवा मॉसेस को एक होली माउंटेन पे एक लॉ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ऑन विच माउंटेन यहोवा गेव मॉसेस द लॉ। यहोवा मॉसेस को लॉ जो देते हैं वो कौन से माउंटेन पर देते हैं? उस माउंटेन का नाम क्या है? सियोन, ओरेब, सियोला या फिर सेयोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरेब। यहोवा मॉसेस को जिस माउंटेन पर, जिस होली माउंटेन पर लॉ देते हैं वो उस माउंटेन का नाम है ओरेब। क्वेश्चन नंबर 41 आइडेंटिफाई द किंग हु रूल्ड नियर द वैली ऑफ सिबमा। पैराडाइज लॉस्ट में एक सिबमा वैली का डिस्क्रिप्शन है। उस सिबमा वैली के नियर कौन सा किंग रूल करता है? सियोन, ओरेब, सिलोआ या फिर सेयोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेयोन। सेयोन जो है वो एक किंग का नाम है, वो सिबमा वैली के आसपास रूल किया करता था। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ माउंट ओरेब। ये माउंट ओरेब वही है जहां पर गॉड यहोवा ने मॉसेस को एक लॉ दिया था। अब इस माउंट ओरेब को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? सियोन, सिनाई, सिलोआ या फिर ओरेब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनाई।
ये जो ओरेब माउंटेन है जिस पर यहोवा ने मोसेस को लॉ दिया था, इसको सिनाई नाम से भी जाना जाता है। तो ये ओरेब एंड सिनाई दोनों एक ही माउंटेन के नेम हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बाय विच नेम द होल माउंटेन रेंज इज नोन। पूरी माउंटेन रेंज जो है वो किस नाम से जानी जाती है। यहोवा ने मोसेस को एक लॉ दिया था एक माउंटेन पर, यानी कि एक माउंटेन पर। इस माउंटेन का नाम है सिनाई या फिर ओरेब। इस माउंटेन पर यहोवा ने मोसेस को लॉ दिया था। अब इस माउंटेन में बहुत सारे माउंटेन्स की एक श्रृंखला है, यानी कि ये एक माउंटेन रेंज है, ना कि एक सिंगल माउंटेन। अब इस माउंटेन रेंज को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये है। सियोन, सिनाई, सिलोआ या फिर ओरेब या फिर होरेब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, होरेब। इस पूरी माउंटेन रेंज को बोला जाता है होरेब। और इस पर्टिकुलर माउंटेन को जिस पर यहोवा ने मोसेस को लॉ दिया था, इसे बोला जाता है सिनाई या फिर ओरेब। तो इस माउंटेन के दो नाम हैं, सिनाई एंड ओरेब, एंड इस पूरी माउंटेन रेंज का नाम है होरेब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, होरेब। इस पूरी माउंटेन रेंज का नाम है होरेब। अब जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन हैं वो एक तो दिखने में बहुत सेम से लग रहे हैं और बहुत मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो ये कई बार बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है इनमें कि कौन सा माउंटेन है, कौन सा ब्रूक है, कौन सा किसी राजा का नाम है, किस माउंटेन का कौन सा नाम है। इसीलिए हमने सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक जगह रखे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अलावा हमने एक नोट बनाया है जिसमें सारे ऑप्शन एक जगह रखकर आपके लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है ताकि आपको किसी ऑप्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये ऑप्शन जो हैं कंफ्यूजिंग ऑप्शन ये क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ओरेब और सिनाई। ओरेब और सिनाई एक ही माउंटेन का नेम है। दिस इज़ अ माउंटेन जहाँ पर यहोवा ने मोसेस को वो लॉ दिया था। वो लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे हम उस लॉ के बारे में भी आपको बताएंगे। यहोवा गेव मोसेस द लॉ ऑन माउंट सिनाई। होरेब वॉज द नेम फॉर द होल माउंटेन रेंज। अब ये जो पूरी माउंटेन रेंज है, कई सारे माउंटेन्स की इस पूरी रेंज का नाम है होरेब, यानी कि एक पर्टिकुलर माउंटेन का नेम है ओरेब एंड सिनाई और पूरी माउंटेन रेंज का नाम है होरेब। और ये रिलेटेड है यहोवा एंड मोसेस से। यहाँ पर इस माउंटेन पर यहोवा जो हैं वो मोसेस से मिलने के लिए आते थे। सेकेंड नंबर पर है मोसेस। ही वॉज कॉल्ड अपॉन बाय गॉड टू डिलीवर इज़राइल फ्री फ्रॉम इजिप्टियन योक। अब यहोवा ने जो मोसेस को लॉज दिए थे, जो उन्हें चीज़ें बताई थी, आज्ञाएं दी थी या फिर ज्ञान दिया था, वो इसलिए दिया था क्योंकि इज़राइल जो हैं वो उस टाइम बहुत सारे इज़राइल लोग इजिप्ट में रहते थे और वो इजिप्ट में इजिप्टियन योग के अंडर में थे, यानी कि वो इजिप्ट के लोगों की गुलामी में थे। उनको उस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए यहोवा ने मोसेस को उपदेश दिए थे। थर्ड नंबर पर आते हैं इज़राइलीज़। इज़राइलीज़ जो थे वो थे जूज़, यानी कि हिब्रू रिलीजन के लोग जो थे वो इज़राइलीज़ थे। ये जो इजिप्ट में लोग रहते थे इज़राइल के, ये जूज़ यानी कि हिब्रू रिलीजन के थे और मोसेस जो हैं वो हिब्रू रिलीजन के पैगंबर हैं। फोर्थ नंबर पर आता है सियोन हिल।
a mountain on which Jerusalem was built. सियोन हिल वो पहाड़ी है जिस पर यरूशलेम बसा हुआ था। यरूशलेम एक शहर, कंट्री का नाम है। उसके बाद आता है सिलोआ, a stream in the valley of हिन्नोम। सिलोआ जो है वो एक स्ट्रीम है जो हिन्नोम की फेमस वैली में बहती थी। नेक्स्ट आता है सेओन। सेओन एक राजा का नाम था और वो राजा सिग्मा वैली के आसपास रूल किया करता था। तो आई होप अब आपको सारे के सारे कंफ्यूजिंग से ऑप्शन अच्छे से और क्लियरली समझ आ गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोरी टाइम, स्टोरी ऑफ मोसेस। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोसेस की स्टोरी। ये एक 2 मिनट की बिल्कुल छोटी सी कहानी है। पैराडाइज लॉस्ट में मोसेस, इज़राइल, पैलेस्टाइन, इजिप्ट, इन सब का बार बार जिक्र होता है। अब अगर हमें पैराडाइज लॉस्ट समझना है तो मोसेस को भी समझना ही होगा। प्रॉफिट मोसेस कौन थे? गॉड ने उन्हें हिब्रूज के लिए द लॉ क्यों दिया? वो माउंट सिनाई पर गॉड से मिलने जाते थे, ये सब हमें पता होगा, तभी हमें पैराडाइज लॉस्ट अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए जल्दी से हम आपको सुना देते हैं ये छोटी सी 2 मिनट की कहानी। पहले हम कहानी इंग्लिश में सुनाएंगे एंड देन हिंदी में, ताकि दोनों लैंग्वेजेस को समझने वाले लोग कहानी को अच्छे से समझ सकें। कहानी सुनाने से पहले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरी में कोई पॉइंट इधर उधर लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टोरी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मिथ्स को अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट करते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको प्रॉफिट मोसेस या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत मूसा का जिक्र बाइबल, कुरान, तोरा आदि रिलीजियस टेक्स्ट में मिलता है। मोसेस क्रिश्चियन एंड इस्लाम में एक चीफ पैगंबर माने जाते हैं एंड यहूदी धर्म में मोसेस यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। द स्टोरी ऑफ याकोबेद is thought to be described in so many religious texts. Jochebed was the mother of Moses. She lived in Egypt, where the descendants of Israel were being oppressed. The Pharaoh had decreed that all their baby boys were to be thrown into the Nile, because he feared that they might become too powerful. When Moses, her youngest child, was born, Jochebed hid him for 3 months, until she could hide him no longer. To save her son's life, she waterproofed a basket and put the child in it. Jochebed placed Moses in a basket and released him in the flow of river Nile. The basket fell in the hands of the Pharaoh's daughter, who was bathing in the river. Moved with compassion when she discovered the child, she decided to adopt him. The sister of the child, presumed to be Maryam, who had come forward, suggested finding her a Hebrew woman to nurse the child. The Pharaoh's daughter agreed, and so Maryam called her mother, who was appointed to take care of him. Thus, Jochebed nursed her own son until he was old enough and brought him to the Pharaoh's daughter, who adopted him as her son. The story continues with Moses, who grew up to become the leader of the Exodus, leading his people out of the land
of Egypt. So it was a short part of Moses' story. It was the story of Moses' childhood. चलिए देखते हैं हिंदी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टोरी। माना जाता है कि योकेबेद मूसा की माँ मिस्र में रहती थीं, जहाँ इज़राइल के वंशजों पर अत्याचार हो रहे थे। फ़िरौन ने आदेश दिया था कि उनके सभी नवजात लड़कों को नील नदी में फेंक दिया जाए, क्योंकि उसे डर था कि वे बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। जबकि कहीं कहीं बताया जाता है कि फ़िरौन ने आदेश दिया था कि शहर में पैदा होने वाले सभी नवजात शिशुओं को मार दिया जाए, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो कि ईश्वर फ़िरौन नहीं है, कोई और है, ये बताएगा और वहाँ से बुतों की पूजा को ख़त्म करवाएगा एंड फ़िरौन को मार देगा। सेम ऐसे ही जैसे कि हिरण्यकश्यप को पता चला था कि उसका होने वाला बच्चा बताएगा कि भगवान हिरण्यकश्यप नहीं बल्कि विष्णु जी हैं। जैसे कि कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, और इस तरह हिरण्यकश्यप एंड कंस ने प्रहलाद एंड कान्हा को मरवाने की तमाम कोशिशें की बट फेल्ड। तो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय, तो वही हाल मिस्र के फ़िरौन का भी था। तो जब मूसा उसका सबसे छोटा बच्चा पैदा हुआ तो योकेबेद ने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा, जब तक कि वह उसे और नहीं छिपा सकती थी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने एक टोकरी को जलरोधी बनाया और बच्चे को उसमें डाल दिया। योकेबेद ने मूसा को एक टोकरी में रखा और उसे नील नदी के बहाव में छोड़ दिया। टोकरी फ़िरौन की बेटी के हाथ में आ गई, जो नदी में नहा रही थी। और कहीं कहीं बताया गया है कि फ़िरौन की बेटी अपने महल की खिड़की पर दरियाए नील की तरफ देख रही थी। फ़िरौन का महल दरियाए नील के किनारे था। तब उसने वो टोकरी या छोटा सा संदूक नदी में बहते हुए देखा था। जब उसने बच्चे को देखा तो वह दया से भर गई और उसे गोद लेने का फैसला किया। बच्चे की बहन, जिसे मरियम माना जाता है, आगे आई। उसने बच्चे को पालने के लिए एक हिब्रू महिला खोजने का सुझाव दिया। फ़िरौन की बेटी सहमत हो गई और इसलिए मरियम ने अपनी माँ को बुलाया, जिसे उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। ऐसा सुझाव उसने इसलिए दिया क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा बहुत ही सुंदर एंड अट्रैक्टिव था, लेकिन वो भूख से रो रहा था। तब फ़िरौन की बेटी ने उसे दूध पिलाने के लिए शहर की सारी औरतों को बुलवा भेजा। शहर की सारी औरतों में मूसा की माँ भी थी, लेकिन चाइल्ड मोसेस ने किसी का भी दूध नहीं पिया। तब मूसा की अपनी माँ ने चाइल्ड मोसेस को दूध पिलाया तो बच्चा दूध पीने लगा एंड चुप हो गया। इस तरह चाइल्ड मोसेस की अपनी ही माँ ने उसी दुश्मन के घर, जो मूसा को मारना चाहता था, अपने बच्चे को पाला। इस प्रकार योकेबेद ने अपने बेटे को तब तक पाला जब तक वह बड़ा नहीं हो गया। कहानी मूसा के साथ जारी रहती है, जो बड़ा होकर पलायन का नेता बना, अपने लोगों को मिस्र की भूमि से बाहर ले गया। ये प्रॉफिट मोसेस यानी कि हज़रत मूसा की स्टोरी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। पैराडाइज लॉस्ट में हज़रत मूसा, पैलेस्टाइन एंड इज़राइलीज़ का बार बार जिक्र होता है, इसीलिए ये बेस आपको पैराडाइज लॉस्ट को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बचा है, द लॉ, जो कि हज़रत मूसा को गॉड ने एक पर्वत पर दिया था। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Question number 43. To which mountain Milton compares the subject matter
of his great epic Paradise Lost। जैसा कि हम सभी को पता है कि मिल्टन के ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट का सब्जेक्ट मैटर बहुत ही शानदार है। मिल्टन भी इस बात को मानते थे। उन्होंने कहा है कि आज तक इतने ग्रेट सब्जेक्ट मैटर पर किसी भी पोएट ने कुछ भी कंपोज नहीं किया है, और इसीलिए वो हेवनली म्यूज़ की जब प्रेयर करते हैं तो उनसे कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं इतने ग्रेट टॉपिक पर लिख सकूं, क्योंकि आज तक ऐसे टॉपिक पर किसी ने नहीं लिखा है। मिल्टन अपने सब्जेक्ट मैटर को बहुत ग्रेट बताते हैं और उसकी कंपैरिजन एक माउंटेन से करते हैं। तो उस माउंटेन का क्या नाम है जिससे मिल्टन अपने पैराडाइज लॉस्ट के सब्जेक्ट मैटर की कंपैरिजन करते हैं? आयोनियन माउंट, माउंट हॉरेब, माउंट सिनाई या फिर सिलोआ हिल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोनियन माउंट। मिल्टन अपने ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट की कंपैरिजन करते हैं आयोनियन माउंट से। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर आयोनियन माउंट? मिल्टन अपने ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट की कंपैरिजन करते हैं आयोनियन माउंट से। आयोनियन माउंट को और किस नाम से जाना जाता है? माउंट हेलिकन, माउंट सियाल, एटना या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट हेलिकन। आयोनियन माउंट को माउंट हेलिकन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, टू विच बर्ड डज मिल्टन कंपेयर द हेवनली म्यूज और होली स्पिरिट? मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में हेवनली म्यूज या फिर होली स्पिरिट को इन्वोक करते हैं उसका ब्लेसिंग लेने के लिए, ताकि वो पैराडाइज लॉस्ट को अच्छे से लिख सकें। मिल्टन हेवनली म्यूज या फिर होली स्पिरिट की कंपैरिजन किस बर्ड से करते हैं? पैरट, फिलोमेल, रैन या फिर डॉव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉव। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, हेवनली म्यूज और होली स्पिरिट। मिल्टन सबसे शुरू में हेवनली म्यूज को इन्वोक करते हैं और फिर बीच में होली स्पिरिट को। अब कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन है कि हेवनली म्यूज एंड होली स्पिरिट एक ही हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि हेवनली म्यूज एंड होली स्पिरिट दो अलग अलग देवियां हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। हेवनली म्यूज और होली स्पिरिट को कुछ लोगों ने एक ही देवी माना है और कुछ लोगों ने इनको अलग अलग माना है। क्वेश्चन नंबर 46, हु आर रेफर्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स? ग्रैंड पेरेंट्स किनको माना जाता है? एडम एंड ईव, एबल एंड केन, मैरी एंड एब्राहम या फिर मोसेस एंड हिज वाइफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता है कि ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है एडम एंड ईव को, और ऐसा माना जाता है कि हम सब यानी कि पूरी दुनिया उन्हीं के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वाई वॉज सैतन बैनिस्ड फ्रॉम हेवन? सैतन को हेवन से क्यों बैनिश किया गया था? ड्यू टू प्राइड, ड्यू टू सिन, ड्यू टू क्राइम या फिर टू प्रोवोक ईव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू प्राइड। सैतन को हेवन से निकाला गया था उसके घमंड के कारण। इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी धन दौलत, कितनी भी बुद्धि, कितनी भी इंटेलिजेंस या कितना कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें कभी भी प्राइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइड सबसे बुरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मच वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द डार्क रीजन एंड द हेवन of the distance between the earth
and the farthest limit of sky? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हेल से हेवन कितनी दूरी पर है, इसके कंपैरिजन में जितना कि अर्थ से हेवन है। डबल, ट्राइस, 4 टाइम्स या फिर इक्वल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्राइस। जितनी दूर अर्थ से हेवन है उससे तिगुनी दूरी पर हेल से हेवन है। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई एन अंडरग्राउंड प्रिजन। एक अंडरग्राउंड प्रिजन है जो कि हेल के भी बहुत अंदर है। वो कौन सी प्रिजन है? अ फ्लेरी डेल्यूज, अ डंजन, कॉपरस या फिर ब्लैक होल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ डंजन। डंजन नाम की प्रिजन जो है वो अंडरग्राउंड सिचुएटेड है, हेल के बहुत अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज अ फ्लेरी डेल्यूज? फ्लेरी डेल्यूज क्या है? फ्लड ऑफ लिक्विड फायर, सॉलिड फायर फ्लड, फायर रिवर या फिर फायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लड ऑफ लिक्विड फायर। और इसी फ्लड ऑफ लिक्विड फायर में सैतन और उसकी आर्मी को फेंका गया था जब उन्हें हेवन से निकाला गया। तो इसी फ्लड ऑफ लिक्विड फायर का नाम है फ्लेरी डेल्यूज। क्वेश्चन नंबर 51, आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्पीच ऑफ शैतान इन द एपिक पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में शैतान ने जो फर्स्ट स्पीच बोली है वो कौन सी है? इफ दाउ बीस्ट बट हो हाउ फॉलन, हाउ चेंज्ड, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द फर्स्ट स्पीच ऑफ सैतन, इफ दाउ बीस्ट बट हो हाउ फॉलन, हाउ चेंज्ड। यदि तुम वही हो मेरे दूसरे कमांडर, तो तुम अपनी मूल अवस्था से अत्यंत गिर गए हो या बदल गए हो। ये शैतान ने फर्स्ट स्पीच बोली है अपने कंपेनियन एंड कमांडर को एड्रेस करते हुए। उसका जो दूसरा कमांडर है वो है बेल्ज़ेबब। तो शैतान यहाँ पर बेल्ज़ेबब को एड्रेस करके ये बात बेल्ज़ेबब के लिए बोलता है कि तुम मेरे दूसरे कमांडर अगर हो तो तुम्हारी जो अवस्था है वो बहुत ही गिर गई है। What though the field be lost, all is not lost। क्या हुआ यदि हमने एक लड़ाई हार दी, अभी सभी कुछ तो नहीं हारा है। ये लाइंस किसने बोली हैं? ये लाइंस बोली हैं सैतन ने। यहाँ ऑप्शंस नहीं हैं, बट ये लाइंस भी सैतन ने ही बोली हैं बेल्ज़ेबब से। क्वेश्चन नंबर 53, बेल्ज़ेबब मीन्स। बेल्ज़ेबब का मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ स्नेक्स, लॉर्ड ऑफ वॉल्फ, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज या फिर लॉर्ड ऑफ इविल सोल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। बेल्ज़ेबब का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, ये तो था जॉन मिल्टन के ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिक, न्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज का सेकेंड पार्ट। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड
MCQs देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।